इस लेक्चर में हम स्टोशियोमेट्री का प्रॉपर स्टार्ट लेंगे और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में स्टोशियोमेट्री को स्टडी करेंगे। So stoichiometry is basically branch of chemistry that deals with quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation. So for example मैं एक रिएक्शन लेता हूँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये इक्वेशन स्टिक्योमेट्रिकली बैलेंस्ड है। नाउ इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशन है, यानी कितने रिएक्टेंट्स कितना प्रोडक्ट बनाएंगे या कितना प्रोडक्ट कितने रिएक्टेंट से बनेगा, तो इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं स्टिक्योमेट्री या स्टोशियोमेट्री। नाउ स्टोशियोमेट्री स्टडी करते हुए हम दो एजम्पशंस लेते हैं। फर्स्ट एजम्पशन ये है कि हम जितने भी रिएक्टेंट्स लेंगे वो इक्वेशन के मुताबिक पूरे कन्वर्ट होंगे इनटू प्रोडक्ट्स। सो ऑल दी रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्शन कंप्लीट होगा, हमारे पास रिएक्शन जो है वो पार्शल नहीं होगा। सो कंप्लीटली रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। सेकेंड एजम्पशन हम ये लेते हैं कि हमारे पास कोई साइड रिएक्शन अकर नहीं करेगा, नो साइड रिएक्शन अकर्स। सो ये दो एजम्पशंस हैं, हालांकि हकीकतन ऐसा होता नहीं है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है या सिंपल कार्बन भी बनता है। लेकिन स्टिक्योमेट्री में हम लोग ये दो एजम्पशंस लेके चलते हैं कि एक तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और सेकेंडली जो हमारे पास इक्वेशन जो रिएक्शन शो कर रही है वही रिएक्शन होगा, उसके अलावा कोई साइड रिएक्शन अकर नहीं करेगा। नाउ इन दो एजम्पशंस के अलावा हम दो लॉज को भी ओबे करते हैं वाइल स्टडीइंग स्टोशियोमेट्री। सो फर्स्ट लॉ जो हम ओबे करते हैं दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। इस लॉ का मतलब है कि हमारे पास जो मैस है वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना तो क्रिएट हो सकता है, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो स्टिशियोमेट्री में इसकी क्या एप्लीकेशन है? इसकी ये एप्लीकेशन है कि जितना मैस हमें रिएक्टेंट साइड पे देखने को मिलेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का मैस है 12 ग्राम्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मैस है 32 ग्राम्स। सो टोटल मैस ये बन जाता है 44 ग्राम्स। जबकि प्रोडक्ट साइड पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का मैस देखें तो इट इज़ ऑल्सो 44 ग्राम्स। सो स्टोशियोमेट्री में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड्स पे जो मैस है इट विल बी सेम, मैस विल बी कंजर्व्ड। सेकेंड जो लॉ हम ओबे करते हैं दैट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नाउ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राउस्ट्स लॉ। ये जोसेफ प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल लॉ। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है, से फॉर एग्जांपल वाटर, तो आपको जहाँ कहीं वाटर मिलेगा अर्थ पे या जहाँ भी, तो वाटर में हमेशा एलिमेंट्स की प्रोपोर्शन सेम होगी। तो वाटर के फॉर्मूला में है H2O, तो वाटर आपको जहाँ कहीं मिलेगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम ही होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड विल ऑलवेज बी इक्वल। सो इन दो लॉज को हम ओबे करके स्टोशियोमेट्री को आगे लेके चलते हैं। नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोशियोमेट्री इज़ द मोल। मोल इज़ बेसिकली अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ मोल? सो मोल इज़ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। सो अगर हम एक एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ सोडियम का एलिमेंट। सोडियम का एटॉमिक मास है 23। सो अगर मैं इस मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देता हूँ, यानी मैं कहता हूँ कि मैंने 23 ग्राम्स ले लिए सोडियम के। सो 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। इसी तरह मैं एक और एलिमेंट लेता हूँ सिलिकॉन।
सिलिकॉन का एटॉमिक मास है 28। तो इस एटॉमिक मास को जब मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करता हूँ, यानी अगर मैं कहता हूँ मैंने 28 ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन लिए, तो इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सिलिकॉन। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास उस एलिमेंट के 1 मोल के इक्वल होती है। नाउ सिमिलर इज़ द केस फॉर कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट HCl, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास है 36.5। अगर मैं लिख लूँ कि मेरे पास HCl के 36.5 ग्राम्स मैंने लिए हैं, तो 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ HCl। सिमिलरली मैं एक और कंपाउंड लेता हूँ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सो इसका मॉलिक्यूलर मास है 64। तो अगर मैं इसको लेता हूँ 64 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सो जब कभी हम किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड का जो मास है उसको ग्राम्स में लिखते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। सो मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Now, the key equation that we will use in this chapter is how a mass is converted into mole. So, mole of a substance is equal to given mass, यानी वो mass जो हमने लिया है divided by molecular या atomic mass. So now, for example, I have taken 60 grams of sodium hydroxide. मेरे से पूछा जाता है कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ 60 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ 60 ग्राम्स एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ 40 ग्राम्स। सो 60 ग्राम्स में मुझे NaOH के 1.5 मोल्स मिलते हैं। सो इस इक्वेशन से हम गिवन मास को मोल्स में या मोल्स को गिवन मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम गिवन कि मैंने 2 मोल्स ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, तो अब मेरे पास इन 2 मोल्स का टोटल मास कितना होगा। सो यूजिंग द सेम इक्वेशन मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। सो 2 मोल्स हैं, दे आर इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 ग्राम्स। सो अगर मैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लूँ तो उनका टोटल मास जो मेरे पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू 88 ग्राम्स। नाउ थर्ड चीज़ जो हम इससे कर सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता है एक सब्सटेंस के और गिवन मास पता है तो हम उसका मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता चला कि एक एलिमेंट है उसके एक कंपाउंड है उसके 200 ग्राम्स लिए हैं और उसके 200 ग्राम्स में हमें मिलते हैं उसके 2 मोल्स, तो इसका मोलर मास कितना होगा। सो मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास इस कंपाउंड का आ जाएगा 100 ग्राम्स। तो हम गिवन द 2 थिंग्स फ्रॉम दिस इक्वेशन हम तीसरी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज़ एवोगैड्रोज नंबर विच इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड एज Na। सो एवोगैड्रोज नंबर क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं दैट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर। सो कोई भी मैं सब्सटेंस का 1 मोल ले लूँ किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर हमेशा एक यूनिवर्सल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है दैट इज़ इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कार्बन के 12 ग्राम्स। सो 12 ग्राम्स कार्बन इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। सो 12 ग्राम कार्बन में कितने हमारे पास कार्बन के एटम्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। इसी तरह अगर मैं सल्फ़र के ले लूँ 32 ग्राम्स, सो 32 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फ़र। सो 32 ग्राम सल्फ़र में सल्फ़र के कितने पार्टिकल्स या एटम्स मुझे देखने को मिलेंगे? तो अगेन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मुझे देखने को मिलेंगे।
अब मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम्स लिए हैं, सो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो अब इसमें मुझे कितने पार्टिकल्स मिलेंगे? अगेन चूँकि ये 1 मोल के बराबर है, तो इसमें मुझे 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। नाउ कीप इन माइंड कि किसी कंपाउंड का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उसमें कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगा, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कैन बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की बात करें, सो टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर होगा एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसके अंदर टोटल कार्बन एटम्स की बात करें, तो चूँकि एक मॉलिक्यूल में हमें एक ही कार्बन एटम देखने को मिलता है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन एटम्स की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर, बट एवरी मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स का नंबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह अगर हम एक और कंपाउंड ले लें सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अगर हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स लें तो उसमें हाइड्रोजन का नंबर होगा 2 मोल्स, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इसी तरह सल्फ़र की अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ H2SO4 में सल्फ़र के एटम्स का नंबर होगा 1 मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 1 सल्फ़र है तो 1 मोल में सल्फ़र के नंबर भी सेम होगा। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के एटम्स की बात करें 1 मोल ऑफ H2SO4 में, तो हर मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 1 मोल ऑफ H2SO4 में 4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हमें देखने को मिलेंगे। Now here we have another very important relation. So इस रिलेशन में हम रिलेट करते हैं मोल को विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होगा? तो अगर हम एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए हम एटम्स को कैलकुलेट करेंगे और कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल्स को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नाउ फॉर एग्जांपल हमें कहा गया कि हमारे पास 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम मौजूद हैं, तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? तो नंबर ऑफ कार्बन इज़ अननोन, गिवन मास ऑफ कार्बन इज़ 24। सो पार्टिकल्स का नंबर निकालने के लिए हम पहले मोल्स फाइंड करेंगे। सो 24 ग्राम्स इज़ द गिवन मास डिवाइडेड बाय 12 ग्राम्स इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन। सो 2 मोल्स हैं हमारे पास कार्बन के। तो अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू 2 मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। सो हमारे पास 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन में 2 इंटू 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। नाउ सपोज़ कि हमें दिया गया है 128 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब हमसे पूछा गया है कि 128 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड में सबसे पहले ये बताएं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, देन सल्फ़र के एटम्स कितने हैं और ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। सो मोल्स इज़ इक्वल टू गिवन मास दैट इज़ 128 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड दैट इज़ इक्वल टू 64 ग्राम्स। सो हमारे पास 2 मोल्स आ जाते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के इन 128 ग्राम्स। सो इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो 2 मोल्स के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलेंगे। अब सल्फ़र के एटम्स कितने होंगे? तो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल में 1 सल्फ़र का एटम है, तो 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र के एटम्स का नंबर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 होगा।
अब अगर इसमें हमें ऑक्सीजन के एटम्स फाइंड करने हैं तो हर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अब टोटल सल्फ़र डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? 2 multiply by 6.02 into 10 raised to the power 23. This is the number of molecules of sulfur dioxide. Now हर सल्फर डाइऑक्साइड में हमें 2 ऑक्सीजन एटम्स देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी 2 multiply by 2 into 6.02 into 10 raised to the power 23. Now we move towards stoichiometry और हम देखेंगे कि कैसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्जन्स कैरी आउट करते हैं और कैसे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो नाउ द फर्स्ट कन्वर्जन दैट वी कैन परफॉर्म इन stoichiometry इज़ मोल मोल कन्वर्जन। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen and it gives me 2 moles of NH3. Now this is a balanced chemical equation. Now हमें अगर रिएक्टेंट के मोल दिए गए हैं तो हम प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट के मोल दिए गए हैं तो रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी बोथ द कंडीशंस। सो नाउ फर्स्ट केस है हमारे पास कि हमें मिले हैं 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं कि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो इससे अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। सो हम देखते हैं कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से हमें अमोनिया के कितने मोल्स मिलेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज़ गिविंग अस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अगर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है तो ये हमें कितने देंगे? डबल, यानी 4 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोवाइड करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये है कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे कम्प्लीटली। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या करेंगे? डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ, यानी 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। सो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के 6 मोल्स रिक्वायर्ड हैं टू कम्प्लीटली कैरी आउट दिस रिएक्शन। सो यूँ हम किसी रिएक्टेंट्स के मोल्स अगर पता हों तो उससे हम प्रोडक्ट के मोल्स और उसके साथ दूसरे रिएक्टेंट के जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग ये है कि हम प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें प्रोडक्ट्स के मोल्स गिवन हैं तो हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि हमारे पास 3 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हुए हैं। एक रिएक्शन में 3 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म हुए हैं। नाउ यू हैव टू टेल कि हमारे पास इस रिएक्शन में नाइट्रोजन के कितने मोल्स यूज़ हुए हैं और हाइड्रोजन के कितने मोल्स यूज़ हुए हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन से, यानी जितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे उसके आधे मोल्स नाइट्रोजन के यूज़ होंगे। तो अगर 3 मोल्स बन रहे हैं तो कितनी नाइट्रोजन यूज़ होगी? तो 3 की आधी यानी 1.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी यूज्ड। नाउ इसी तरह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से बनते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया बनाने के लिए हमें 1.5 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। तो अगर हमने 3 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने हैं तो उसके लिए 1.5 टाइम्स यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1.5 हमें 4.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की ज़रूरत है। सो यूँ हम मोल मोल कन्वर्जन कैरी आउट कर सकते हैं एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट कन्वर्जन इन स्टोइचियोमेट्री। The second conversion is mole mass conversion. So mole mass conversion में हमें अगर एक साइड के मोल्स पता हैं तो हम दूसरी चीज़ों का mass कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैं एक इक्वेशन लेता हूँ कि कार्बन रिएक्ट करती है विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स अस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
इसमें हम किसी एक रिएक्टेंट के मोल्स को यूज़ करके दूसरे रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट के मोल्स यूज़ करके रिएक्टेंट्स का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी बोथ ऑफ दीज केसेस। सबसे पहले हमें मिला कि हमारे पास कार्बन के 3 मोल्स हैं। कार्बन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऑक्सीजन के कितने अमाउंट रिक्वायर्ड है। अब मोल मैस कन्वर्जन है तो ऑक्सीजन का हमसे मैस पूछा जाएगा, और कार्बन के 3 मोल्स को यूज़ करके कितना मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनेगा। तो इसमें हम मोल्स को कन्वर्ट करेंगे मैस में। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? तो चूंकि एक के साथ रिएक्ट करता है तो 3 मोल्स ऑफ कार्बन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। अब हमने ऑक्सीजन का मैस निकालना है, तो मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। 3 आर द मोल्स, मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम्स। 3 मोल्स ऑफ कार्बन रिएक्ट करेंगे कितने मैस ऑफ ऑक्सीजन के साथ? 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। और अगर हमसे पूछा है कि 3 मोल्स ऑफ कार्बन से कितने मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 3 मोल ऑफ कार्बन से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स बनेंगे। अब हमने इसको मैस में कन्वर्ट करना है, तो मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। हमारे पास 3 मोल्स ऑफ कार्बन से 132 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिलेगी। यूँ हम किसी भी रिएक्टेंट के मोल्स को दूसरे रिएक्टेंट के मैस और प्रोडक्ट के मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हमें प्रोडक्ट के मोल्स दिए हैं और हमने रिएक्टेंट्स का मैस निकालना है, तो हम ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें दे दिया कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स बने हैं एक रिएक्शन में, तो कितना मैस ऑफ कार्बन यूज़ हुआ है और कितना मैस ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हुआ है। तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे जाते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 1 मोल ऑफ कार्बन से, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन से। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन का कितना मैस है? 2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ कार्बन 12 ग्राम, तो 24 ग्राम्स। 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन और 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन से। इसी तरह 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। तो अगर हम इसको मैस में कन्वर्ट करें तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ होगी इस रिएक्शन में। नाउ इसी तरह हमें किसी चीज़ का मैस दे के उसको मोल्स में कन्वर्ट करना भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमसे अगर पूछा कि हमारे पास कार्बन के हमने ले लिए हैं 24 ग्राम्स, 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन से कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। गिवन मैस इज़ 24 ग्राम्स, मोलर मैस इज़ 12 ग्राम्स। कार्बन के हमारे पास 2 मोल्स आ गए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन से कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। यूँ हम किसी भी साइड पे मोल्स को मैस में या मैस को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। The third conversion that we perform in stoichiometry is mass to mass conversion. Now this is the most lengthy of all the conversions. इसको देखने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ हमें रिएक्टेंट का मैस दे के प्रोडक्ट्स का मैस पूछ सकते हैं, या प्रोडक्ट का मैस दे के रिएक्टेंट का मैस पूछ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हमें दे दिया ऑक्सीजन का मैस।
सो हमें दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन का हमने मैस ले लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 64 ग्राम्स। अब हमसे दो चीज़ें पूछी हैं कि ऑक्सीजन के 64 ग्राम्स सल्फ़र के कितने मैस के साथ रिएक्ट करेंगे और ऑक्सीजन के 64 ग्राम्स से सल्फ़र डाइऑक्साइड का कितना मैस फॉर्म होगा। सो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के 64 ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो गिवन मैस इज़ 64 और मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32। सो ऑक्सीजन के 2 मोल्स हमें मिल गए हैं। अब हमने मैस ऑफ सल्फ़र दैट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और मैस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड दैट विल बी फॉर्म्ड, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है। तो 2 मोल्स हमें गिवन है, तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र के साथ रिएक्ट करेंगे। अब चूँकि हमने मैस निकालना है तो 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र का मैस है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मैस, so it becomes equal to 64 grams. So 64 grams of oxygen will react with 64 grams of sulfur. Now इसी तरह हमसे पूछा है कि हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से 2 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे। तो मैस इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। सो हमारे पास टोटल 128 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। नाउ इसी तरह हमें प्रोडक्ट का मैस दे के रिएक्टेंट्स का मैस भी पूछ सकते हैं, जिसको हम सिमिलर तरीके से कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे दिया कि हमारे पास 64 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी है एक रिएक्शन में, तो कितना ऑक्सीजन और कितना सल्फ़र यूज़ हुआ है। नाउ 64 इज़ सिंपल, हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 96 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड बनी है, तो कितनी ऑक्सीजन यूज़ हुई है और कितना सल्फ़र यूज़ हुआ है। सो उसके लिए हम इस अमाउंट को पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन मैस इज़ 96 ग्राम्स, मोलर मैस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ 64 ग्राम्स। सो 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो 96 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू 1.5 मोल्स। अब हमने ये फाइंड करना है कि कितना मैस ऑफ सल्फ़र यूज़ हुआ है और कितना मैस ऑफ ऑक्सीजन यूज़ हुआ है टू फॉर्म 96 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 1 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड बनता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो 1.5 मोल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से। तो 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का कितना मैस है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। So this becomes equal to 48 grams. So 96 grams of sulfur dioxide is formed by 48 grams of oxygen. Similarly, balanced chemical equation के मुताबिक 1 mole of sulfur dioxide से 1 mole of sulfur use होता है to form 1 mole of sulfur dioxide. तो 1.5 moles of sulfur dioxide बनाने के लिए 1.5 moles of sulfur use होगा। सो 1.5 मोल्स ऑफ सल्फ़र का मैस है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, सो 48 ग्राम्स ऑफ सल्फ़र विल बी यूज्ड। सो यूँ हम मैस टू मैस कन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर। नाउ द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, जिसको हम गैसेस के चैप्टर में भी डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज़ मोल्स टू मोल्स और मैस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम। तो मोल्स मैस या वॉल्यूम की आपस में इंटर कन्वर्जन। सो नाउ इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय, अगर हमारे पास कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो हमारे पास होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो इन कंडीशंस में हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कंडीशंस हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब।
रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम 24 डेसीमीटर क्यूब यूज़ करेंगे। रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, और रूम प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। सो इन कंडीशंस पे हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट सम कन्वर्जन्स फ्रॉम मोल्स मास टू वॉल्यूम। सो नाउ इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 moles ऑफ हाइड्रोजन to form 2 moles of NH3. Now this is a balanced chemical equation. So सबसे पहली हम कन्वर्जन करते हैं मोल्स टू वॉल्यूम। सो अब हमें मिल गया कि हमारे पास 5 moles ऑफ हाइड्रोजन है, तो इससे कितना अमोनिया का वॉल्यूम बनेगा। सो हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 3 moles ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं 2 moles ऑफ अमोनिया, यानी अपने से 1.5 टाइम्स लेस अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। सो 5 moles ऑफ हाइड्रोजन कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 3.33 moles ऑफ अमोनिया फॉर्म होगी। अब हमने निकालना है अमोनिया का वॉल्यूम। तो अगर कंडीशंस हमारे पास रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैं, तो अमोनिया का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, मोल्स ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। नाउ कीप इन माइंड दैट डेसीमीटर क्यूब इज़ ऑल्सो इक्वल टू लीटर, तो हम इसकी जगह लीटर भी लिख सकते हैं। सो यूँ हम किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली हम मैस को भी वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वॉल्यूम को मैस या मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं। सो नाउ वी आर गिवन 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, और हमसे पूछा है कि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन से कितना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। सो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं मोल्स में। तो गिवन मैस इज़ 14 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन इज़ 28। सो हमारे पास 0.5 मोल्स मौजूद हैं नाइट्रोजन के। नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स 2 moles ऑफ अमोनिया। तो 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से बनेंगे, यानी 2 टाइम्स ज़्यादा, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन से। तो अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 एट STP। तो अगर STP पे हमें दिया है तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4, और अगर RTP पे दिया है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24 विल बी द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। नाउ कीप इन माइंड कि अगर आपको क्वेश्चन में RTP या STP स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप फिर RTP की बजाय हमेशा STP को क्या करोगे, यूज़ करोगे। नाउ हम वॉल्यूम को अब कन्वर्ट करते हैं मोल्स या मैस में। सो फॉर एग्जांपल हमें दिया है कि हमारे पास 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया बनी है, तो कितना मोल्स और कितना मैस ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुआ है तो तब ये बनी है। सो अब हमने इसकी मैस और मोल्स दोनों निकालने हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अमोनिया के मोल्स निकालते हैं। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय, चूँकि हमें RTP या STP स्पेसिफाइड नहीं है तो हम STP यूज़ करेंगे। सो नाउ हमारे पास वॉल्यूम है 44.8 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। सो हमारे पास अमोनिया के कितने मोल्स बने हैं, 2 मोल्स बने हैं। तो अब हमने इन 2 मोल्स से निकालना है कि हाइड्रोजन का कितने मोल्स और कितना मैस यूज़ हुआ है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड बाय 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हमारे पास बने भी 2 मोल्स हैं, तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं, 3 मोल्स।
अब मैस निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, मैस इज़ इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन। सो हमारे पास टोटल 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुई है, तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया या 44.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया बनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।